साथियों, लाल किले से मैंने सबके प्रयास की बात कही थी। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश जिस तरह काम कर रहा है, माधव नेत्रालय 20 अप्रैल को नागपुर में जबरदस्त घोषणा होना था। उसको लेकर के मोदी और आरएसएस के बीच एक बड़ा संघर्ष चल रहा था और एक बड़ा जाल बुना जा रहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो नियम लगाया था कि 75 साल बाद अब कोई आगे प्रधानमंत्री के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। हालांकि उन्होंने आडवाणी के लिए रूल लगा दिया था, मुरली मनोहर जोशी के लिए रूल लगा दिया था, लेकिन अब उनकी बारी थी और इसी को लेकर के संघ में शायद ऐसा खींचातानी था। लेकिन 30 अप्रैल के उनके ज़बरदस्त भाषण देख करके लगता है कि आने वाले 10 साल अभी वो प्रधानमंत्री रहेंगे, क्योंकि जिस तरह से बातें कर रहे थे, जिस अंदाज से बातें कर रहे थे और साथ साथ आरएसएस का जो 100 वर्ष जो पूरा हुआ उसके उपरांत में जिस तरह से उन्होंने बातें को रखा, लोगों को अभियान को बताया और आने वाले लोगों के कई सारी चुनौतियों पर काम करने की बुनियादी ढांचा रख दिए, इससे पता चलता है कि जो अंदर मुख्यालय के अंदर की जो मीटिंग थी उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी पास हो गए हैं। यानी आरएसएस की जो टीपा टिप्पणी थी वो शायद अब क्लियर हो चुकी है। लेकिन हालांकि ये बातें अंदरूनी होती है तो धरातल पटल पर क्लियरली नहीं आ पाता है। हालांकि हर कोई अपना अपना जो रिसर्च करते हैं, जितना भी मीडिया रिसर्चर्स होते हैं रिसर्च करते हैं, विश्लेषण करते हैं और अपने अपने धाराओं के हिसाब से, अपने अपनी सोच के हिसाब से उस चीज़ों को सामने रखते हैं। लेकिन यह मामला अंदरूनी होता है। हालांकि अब वह आगे प्रधानमंत्री कंटिन्यू करेंगे ना करेंगे इसके लेकर के कई सारे विश्लेषण आएंगे कि उन्होंने अपने ही दावे को झुठला दिया है। और इसके बाद भी एक जेपी नड्डा का बयान था, हमें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे ऐसे बयान को लेकर के कई सारे बयानबाजी धीरे धीरे फैलता गया था। लेकिन असल बात अगर हम समझ लें तो हम जान जाएंगे कि ज़रूरत किसे है और किसे नहीं है। हम जिस आरएसएस की बात करते हैं, आज उन्होंने 100वां साल पूरा कर दिया, यानी 100 साल के बाद की यह मीटिंग रखी गई थी। इस मीटिंग में हमारे देश के प्रधानमंत्री 3 बार बन चुके हैं। 3rd टर्म से वो कंजिक्यूटिव पीएम रह चुके हैं। लेकिन पिछले 2 बार उन्होंने आरएसएस के मुख्यालय तक कदम भी नहीं रखा। लेकिन तीसरी बार उन्हें कदम रखने की क्या ज़रूरत थी, इसको लेकर के भी टीपा टिप्पणी चल रहा है कि क्यों ज़रूरत पड़ी, आखिर क्यों भाग भाग करके नागपुर गए और ज़रूरत पड़ गई थी। तो सबसे पहले हम आरएसएस की बातें समझते हैं। राष्ट्रीय समाज सेवक संघ जो है ये संस्था है, यह एक छोटी मोटी संस्था नहीं है कि ऐसे गए और ऐसे आ गए। एक बड़ा है, एक विचारधारा है, एक अब कल्प वृक्ष बन चुका है। जो 100 साल पहले जो बीज रखी गई थी अब कल्प वृक्ष बन चुका है। और ऐसी कल्प वृक्ष के छत्र छाया में कई सारे ऐसे संगठन और विंग्स बढ़ रहे हैं। और वो विंग्स में जैसे सेवा भारती हो गए, भारतीय जनता पार्टी हो गए, बजरंग दल हो गए, ऐसे कई जाने छोटे छोटे विंग्स फैल चुके हैं। तो आप ही बताइए कि आरएसएस को बीजेपी की ज़रूरत है कि बीजेपी की आरएसएस की ज़रूरत है। यह आपस की एक समझ है और आपस की एक बुनियादी ढांचा है। यह चीज़ हमें जानना है और यही चीज़ हमें समझना है। और कहीं ना कहीं इसी को लेकर के, विचारधारा को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह क्लियर कर दिया। हालांकि जेपी नड्डा कहते हैं हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह तो पता चल गया, यह जग जाहिर है कि किसे ज़रूरत है। लेकिन यह अंदरूनी तालमेल है, ज़रूरतें हैं और उसी ज़रूरतों के साथ अपने विंग्स का ध्यान रखती है आरएसएस। और आरएसएस की भूमिका है जहां पर जो विंग्स कमज़ोर पड़ जाए, जहां जिसकी ज़रूरत है और उसकी देख रेख करना, यही बुनियादी है। लेकिन जब पीएम मोदी ने अपनी भाषण में, अपनी हुंकार में जिस तरह से बातें बतलाई, उसका युवा अपनी विरासत पर गर्व करते हुए, संस्कृति पर गर्व करते हुए चल रहा है। उन्होंने पहले तो जाकर के स्मृति मंदिर गए, वहाँ पर श्रद्धांजलि किए और वह कहीं ना कहीं अंबेडकर की वजह से जाने जाते हैं। वो 1956 में बौद्ध धर्म
अपनाए थे अम्बेडकर जी, तब से वह विंग्स के रूप में चल रहा है, वह रिफ्लेक्शन चल रहा है। और फिर वहाँ पर केशव बलराम हेडगेवार और गुरुजी को भी श्रद्धांजलि दिया, माधव नेत्रालय की आधारशिला रखी, यानी ऐसे कई सारे काम भी किए। और कहीं ना कहीं इस बात को दिखलाता है कि अब भी वह समाज सेवक संघ का या आरएसएस के एक हिस्सा ही है, एक बुनियादी ढांचा पर वह भी चल ही रहे हैं। और इसी के लेकर के साथ साथ और भी बड़ी बातें कर दी कि जिस तरह से जो 100 साल पहले जो बीज बोई गई थी आरएसएस के द्वारा, अब यह कल्प वृक्ष बन गया और कई लोगों को छत्र छाया। जीवन की अवधि का नहीं, उसके उपयोगिता का महत्व होता है को लेकर के काम किया, जिस तरह से मेडिकल और कॉलेजेस के लेकर के काम किया, जिस तरह से एम्स की जो कॉलेजेस थी मैंने डबल कराया, डॉक्टर्स को डबल कर दिया, और ऐसे कई सारे जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए इलाज के लिए मैंने कई सारी सुविधाएं मुहैया कराई। उसमें आयुष्मान भारत का नाम बहुत ज़्यादा जाना जाता है, जिससे हर कोई गरीब से गरीब व्यक्ति भी इलाज मुफ्त में करा सके। और साथ साथ पढ़ने के लिए भी उन्होंने कहा कि गरीब लोग अब भाषा की वजह से जो नहीं पढ़ पाते थे या डॉक्टर नहीं बन पाते थे, वो अपने लोकल भाषा में अपने भाषा में, क्षेत्रीय भाषा में वह डॉक्टरी की पढ़ाई करके उस डॉक्टर पर आसीन हो सकते हैं। उस किसी भी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल संस्था में वो पढ़ सकते हैं। और इसके लिए ये बहुत सारी उपलब्धियां को गिनाते हुए और एक समाज सेवा की नई दीक्षा और संस्था की बात की है। और साथ साथ उन्होंने बहुत ऐसे ऐसे मुद्दों को बात की। भारत कैसे गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ा, कि राष्ट्रीय चेतना एक ऐसा है, भारत शुरू से ही अपनी राष्ट्रीय चेतना को किस तरह से बचा रखा है। हालांकि भारत में कई सालों से कई बार आक्रमण हुए, कई बार लूटपाट हुई है, पिछले 100 सालों से लेकर के इवन मुगलों से लेकर के अब तक कई सारे आक्रमण हुए, कई सारे लूटपाट हुई, कई सारे ऐसे ऐसे अंजाम हुए। उसके बाद अंग्रेज आए, कई सारे चीज़ें हुई, लेकिन भारत की चेतना अभी भी जिंदा है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए, ऐसे ऐसे लोगों ने विचारधारा को जिंदा रखा। उन्होंने स्वामी विवेकानंद का नाम लिया, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लिया, ऐसे कई सारे जो चेतना वाले लोग हैं जिन्होंने इस सभ्यता और संस्कृति और कल्चर का नाम दिया। शंकराचार्य हुए, मठों को लेकर के चले, सब जगह भारत में ऐसे ऐसे जब लोग हुए थे तो वही चेतना को बचा के रखें। उसके बाद आरएसएस एक भारत की नई चेतना बन करके आई, जो अभी भी भारत को उस चेतना से जागृत कर रहे हैं, लोगों को प्रकाशमय दे रहे हैं, और उसी प्रकाशमय में भारत अब खिल रहा है। ऐसे लेकर करके आपस में एक ज़बरदस्त हुंकार, एक नई सोच, एक नई विचारधारा रख कर करके मोदी जी बहुत ज़्यादा फेमस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनके जो अपने ही जो नियम थे, शायद वह नियम भी अब रुक सकता है या उस पर अब मोहर लग सकती है। हालांकि यह अंदरूनी चीज़ें हैं, इसको कभी भी रिवील नहीं किया जाता है, बट मीडिया वाले ज़रूर रिवील करेंगे। शायद मोदी जी डर कर करके गए थे वहाँ, या फिर आरएसएस वाले कुछ ना कुछ तो उंगली किए होंगे, या तो कुछ डराए होंगे, या तो कहे होंगे कि अपने नियम में काम करो, नियम से बाहर नहीं जाना है, अगर ऐसे करोगे तो क्या होगा। उसको लेकर के कई सारे खींचातानी, ऐसे कई सारे प्रतिक्रिया आएंगी। फिलहाल वो सब सारी चीज़ें खबर भी आप तक पहुँचेगी कि रियली में ऐसा क्या होने वाला है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष की बात हो रही थी, बीजेपी के नए चेहरे की बात हो रही थी, उसको लेकर के क्लियरली कोई भी साफ साफ नहीं बता रहा है, क्योंकि यह मामला अंदर की ही होती है और घर का मामला घर में ही रहे, यह तो सबसे अच्छी बात है। और आरएसएस एक ऐसी बड़ा संघ बन चुका है, और उस संघ में ऐसे ऐसे छोटे छोटे विंग्स की जो बातें हैं वो घर की मामला है, और घर के मामलों में बाहर के लोगों के साथ उछाला नहीं जाता है, और उसकी तमाम क्लैरिटी मिल चुकी है। लेकिन विपक्ष वाले अभी ज़रूर घेरेंगे इस बातों को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से वो अपने काम को बताए हैं, जिस तरह से अपने सारे चीज़ों को बताए हैं, लेकिन ये नहीं बताया कि मुख्यालय क्यों गए, क्यों जाना पड़ा। और इसके लेकर के तमाम बातें होंगी, क्योंकि 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं तो जाना था, अगर जाना था तो इससे पहले 2 टर्म्स में क्यों नहीं गए। ये सब सवाल
के घेरे में बहुत सारे क्वेश्चंस अभी बने हुए, क्योंकि अभी तक बीजेपी के नए अध्यक्ष का चेहरा भी क्लियर नहीं हो चुका है, प्रधानमंत्री के अगले मोहर का भी क्लियरिटी नहीं आ चुका है, और तमाम नए चेहरे को लेकर के जिस तरह से बातें चल रही थी, या तो वह योगी जी होंगे या अमित शाह होंगे, ये सब, या नितिन गडकरी होंगे, ये सब की तमाम चर्चाएं बंद हो गई है। लेकिन ये सब चर्चाएं आज न कल उठने वाली है। तब तक के लिए आप ऐसे ही बने रहे हमारे साथ। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो तथ्य और मुद्दे हैं अभी आने बाकी है।